स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का आपका जो मैथ का सब्जेक्ट है यानी कि गणित का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत हो जाता है। अब खंड का में कितने एमसीक्यू हैं बच्चों? टोटल हमारे हैं 20 एमसीक्यू। तो बच्चों देखो, जब मैं आपको आंसर बताऊंगा एमसीक्यू का तो आप सभी बच्चे भी वो जो आंसर मैं आपको बताऊंगा उससे पहले आप गैस करना कि सर क्वेश्चन ये वाला पढ़ रहे हैं और मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मैं देखता हूं मेरे हिसाब से क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो आप देखना कि आपके हिसाब से क्या आंसर आता है, फिर मैं जो बताता हूं उसको मिलान करना, फिर देखना आपकी कितनी तैयारी हुई है। ठीक है, चलो अब ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मैं इसको थोड़ा सा पतला कर दूं क्या। देखो ये कहा गया है यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ये हमारे दो धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, ए को अगर माना है हमने एक्स की क्यूब और वाई का स्क्वायर और बी को हमने माना है एक्स वाई की क्यूब, इसके रूप में अगर यदि लिखा जाए, ठीक है, ए और बी को ऐसे लिखा जाए जहां पे एक्स और वाई अविभाज्य संख्याएं हैं, तो धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल होगा यानी कि एलसीएम होगा ए का और बी का, ये विभाजित करने पे हमें क्या परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो ए क्या है हमारा, ए है एक्स की क्यूब और वाई का स्क्वायर और बी है एक्स वाई की क्यूब। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या निकल के आएगा हमारा आंसर? सोचिए, आप इसे सॉल्व करो तो क्या आंसर निकलेगा आपका? आंसर इसका क्या निकलेगा? फटाफट से सोचो बच्चों, क्या आंसर निकलना चाहिए आपका इसका? तो आंसर निकलेगा बच्चों एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कहां गया हमारा एक्स वाई स्क्वायर, ये वाला बी आपका आंसर यहां पे निकल जाएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम के द्वारा तो ए बी से विभाजित करने पे ये परिणाम आएगा। और रही बात इंग्लिश मीडियम में, तो ये रहा आपका क्वेश्चन बच्चों, और इस क्वेश्चन का आप इसे यहां से रीड आउट कर सकते हैं। राइट आंसर आपका जो निकलेगा वो निकलेगा एक्स वाई स्क्वायर। कंप्लीट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब सेकंड में कहा गया है यदि p का मान हमारा -1 है, यदि p -1 है और p +1 है और 2p प्लस में 3 है और ap के 3 क्रमगत पद हैं, तो p का मान क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान से देखो, AP के 3 क्रमगत पद हैं, पहला है p-1, दूसरा है p+2 और 2p+3। तो अब हम यहाँ पे p का मान जब निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा? सोचो बच्चों, सॉल्व करो इसको, कैसे आंसर निकालोगे आप, क्या रहेगा इसका आंसर? सोचो फटाफट से, फटाफट सोचो बच्चों, क्या आंसर आएगा आपका? वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो इसको, तो मैं आंसर बता दूंगा आपको। आंसर निकलेगा आपका सी वाला, 0 निकल के आएगा p का मान। ठीक है, कितना? 0 निकल के आएगा। ओके, इंग्लिश में भी देख लेंगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो सेकंड है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट है। ओके, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया बच्चों, हमें ये जो आकृति दी गई है इसमें टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। अच्छा देखो, ये हमारा एक सर्कल है, इसमें एक लाइन है हमारी टीपी, एक है टीक्यू जो कि सेंटर पे यहाँ पे जाके देखो, ये हमारी टीपी हो गई, ये हमारी टीक्यू हो गई, और ये दोनों कहाँ पे मिलती हैं? यहाँ पे सेंटर पे मिलती हैं। ठीक है, तो कोण POQ, ठीक है, तो हमारा ये जो कोण बन रहा है POQ, ये कितना दिया है? ये दिया है हमें 110। तो अब आपको PTQ बराबर है, तो PTQ यानी कि आपको ये जो कोण आपका बन रहा है, ये वाला कोण, ये आपको बताना है कितने एंगल का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल को डिवाइड जब आप करोगे कितना बनेगा? सोचो फटाफट से। तो नॉर्मली देखिए हमारा कोण जब हम इसे लंबवत लेते हैं इस प्रकार से तो कितना बनता है? ये 90 बनता है, यानी कि 90 से कम ही बनेगा। और अगर देखा जाएगा तो ये 45 भी नहीं बनेगा, तो कितना बनेगा? सॉल्व करो इसको फटाफट से, आपके हिसाब से क्या आंसर निकलेगा इसका? फटाफट सॉल्व करो बच्चों। आंसर निकलेगा आपका बी वाला 70 डिग्री। कितना निकलेगा? बी यानी कि 70 डिग्री। इसी प्रकार से इंग्लिश में देख लेंगे, ये आपको फिगर दे दिया गया है, इस फिगर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 70। ओके, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन ये है कि 3/10 का स्क्वायर 30 डिग्री है और माइनस में सेक स्क्वायर 40 डिग्री है, प्लस में साइन स्क्वायर 60 है, तो बताइए क्या मान हमारा निकल के आएगा। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि आपका आंसर जो निकलना चाहिए वो निकलेगा ऑप्शन नंबर ए, -1। ओके, इसी प्रकार से आपका इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन जो 4th है, मतलब क्वेश्चन 4th, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इक्वल निकलेगा ये -1 के। बेसिकली देखो यहाँ पे सॉल्व क्या करना है, ये तो फॉर्मूला है आपका। ओके, चलिए फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन 5 में पूछा गया बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा
द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो देखिए एक दिया गया है -2/3 और एक है 2/3। तो इसके द्विघात पद के शून्यक कौन होंगे? तो इनमें से सोचो किसका शून्यक निकलेगा, इस द्विघात बहुपद का। तो निकलेगा ये बच्चों ऑप्शन डी का 5 ब्रैकेट में 9² माइनस में 4, ये निकलेगा द्विघात बहुपद के शून्यक। ओके, समझ गए बच्चों अच्छे तरीके से। अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो फिफ्थ का आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन डी वाला ये एकदम करेक्ट है। ओके, चलिए छठे का देख लेते हैं एक बार। अब छठे में बच्चों कि बिंदु ए जो है वो आपका है 3 6 और बी जो है ये -3 और -3 है, -12 और -3 है। ठीक है, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो ध्यान से अगर आप इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो एक तरफ 3 है एक तरफ 6 है, तो उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप अनुपात क्या निकालेंगे? अनुपात निकलेगा आपका 2:1। तो एक्स अक्ष इनको किन पार्ट में डिवाइड करेगा? 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ऐसे आपका यहाँ पे डी आंसर निकल जाएगा। कहाँ चला गया? ये देखो डी रहा आपका। ओके, अब इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो सिक्स्थ का आपका जो है ये क्वेश्चन जो है ये आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें के का जो मान है वो ज्ञात करना है। के का वह मान जिसके लिए समीकरण के एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2 तथा 6x इज इक्वल टू 2y प्लस में 3 के युग्म है, अपरिमित रूप में अनेक होते हैं, तब आपको के का वो मान निकालना है। ठीक है, देखो के का मान निकालने के लिए 100% ये एमसीक्यू आएगा ही आएगा के मान को ज्ञात करने के लिए। जब मैं शायद 2018 में मैंने एग्जाम दिया था तब भी ये आया था और हर साल आता है बच्चों ये। ठीक है, तो सारे बच्चे इसका आंसर करके जाना, मतलब इसकी प्रैक्टिस और अच्छे से करके जाना के मान के लिए। तो यहाँ पे हमें समीकरण क्या दिया गया है? के एक्स हमारा वाई प्लस में 2 और 6x हमारा 2 प्लस वाई। तो यहाँ पे हमें के का मान ज्ञात करना है। कितना निकलेगा बच्चों के का मान? के का मान यहाँ पे निकलेगा ही नहीं, यहाँ पे निकलेगा तो दिया नहीं गया है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 7th का डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा अब 8। बड़े ध्यान से समझना बच्चों। 8 में पूछा गया है कि यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण डैश है। अर्थात मान लेते मीनार की ऊंचाई जो है वो उसकी छाया की लंबाई के बराबर है, तो उन्नयन कोण हमारा कितना निकल के आएगा? ठीक है, तो उन्नयन कोण कितना निकलेगा बच्चों? ये निकलेगा 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से। आगे डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब इसके इंग्लिश मीडियम की बात कर लेते हैं कि इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शेडो देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन कितना रहेगा बच्चों? 45 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। डी व्यास के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो बच्चों फॉर्मूला जो है ना ये भी आपके पेपर में बहुत आते हैं, तो बताओ फटाफट से क्या राइट आंसर होगा कि ये जो डी व्यास है इसका क्या रहने वाला है क्षेत्रफल? फटाफट से सारे बच्चे सोचिए क्या होगा आपके हिसाब से बच्चों इसका आंसर? आंसर होगा सी वाला 1/8 पाई डी की स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, अब 9th को आप इंग्लिश में यहाँ पे देखेंगे तो आपका ऑप्शन जो है सी वाला ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10th। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि जब सेक थीटा कॉस थीटा के रूप में व्यक्त किया जाता है तब यह बराबर होता है। यानी कि जब हम सेक थीटा को कॉस थीटा के रूप में व्यक्त करते हैं तब ये किसके बराबर होता है? फटाफट से सोचो, तब ये बराबर होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, तो सी जो है आपका ये करेक्ट बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आपका ये जो दिया गया ना इसका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। सोचो बच्चों इसका आंसर क्या होगा कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ में उछाला जाता है तो अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी कि ध्यान से सुनना, एक साथ 3 सिक्कों को उछाला गया है। कितने? 3 को। अब 3 को एक साथ उछाला है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितनी प्रायिकता आएंगी? सोचो बच्चों फटाफट से, एक आने की प्रायिकता 3 सिक्कों को उछाला गया है। ठीक है, तो कितनी आएगी बच्चों? 4/8। ठीक है, 4/8 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बच्चों को लगेगा 3/8 है, बट ऐसा नहीं है, 4/8 है। अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो ये रहा देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का आपका 4/8 बी वाला राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से
किस द्विघात समीकरण के मूल्यों का योगफल 4 है। अब यहाँ पे ये द्विघात समीकरण दिए गए हैं, आप इसको जब सॉल्व करोगे तब आपको ये देखना होगा कि इनका योग का जो मूल्य है वो 4 होना चाहिए, जो योगफल है वो 4 होना चाहिए। तो ये किस में होगा बच्चों, सोचो फटाफट से, आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होगा, फटाफट सोचो। इसमें जब आप 2x² माइनस 4x प्लस 8 जब इसका आप योगफल निकालोगे तब आपका योगफल 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, चलिए अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए एक बार आप सभी। 12th का आपका जो ऑप्शन है ए वाला एकदम करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट्स एज 4। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 13। अब 13 में देखो बच्चों क्या कहा गया है, एक इलाके में 16 मीटर और 12 मीटर के व्यास के दो वृत्ताकार पार्कों के क्षेत्रफल के योग के बराबर उस क्षेत्र में एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रयास किया गया है। तो आपको बताना है कि नए पार्क की बच्चों त्रिज्या क्या होगी, यानी कि आपको यहाँ पे पार्क की त्रिज्या निकालनी है। कैसे निकालनी है, देखो एक इलाका है जहाँ पे 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्कों का क्षेत्रफल के, इन दोनों पार्कों के क्षेत्रफल के योग के बराबर आपको एक वृत्ताकार पार्क बनाना है, ठीक है। तो इनका क्षेत्रफल निकाल के आपको उसका योगफल करना होगा, बस वही आंसर निकल जाएगा। तो आंसर क्या निकलेगा आपका इसका, फटाफट सोचो बच्चों, सॉल्व करो इसको। आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन ए 10 मीटर। कितना निकलेगा बच्चों, 10 मीटर। इस ऐसे ही 13th का इंग्लिश में आपका ये ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, एक थैले में 100 कार्ड है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है बच्चों प्रैक्टिकल वाला। एक तो वो सिक्के उछालने का, ठीक है, और वो जो होता है ना कि क्या नाम है, जब लूडो खेलते हैं उसमें जो गोटी आती है वो उसकी गोटी के नंबरिंग आने की प्रायिकता, और ये थैले में कार्ड वाली प्रायिकता, ये बहुत आती है बच्चों पेपर में, करके जाना जरूर से, ठीक है। तो एक थैले में 100 कार्ड हैं जिन पर 1 से 100 संख्या अर्जित की गई हैं। इस थैले में से एक कार्ड यदि अक्षर निकाला गया है, इस कार्ड पर एक पूर्ण घन संख्या अंकित होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए क्या कहा गया है, एक पूर्ण घन संख्या अंकित होने की प्रायिकता, ठीक है। तो क्या होगा आपके हिसाब से, एक पूर्ण घन, ठीक है। तो सोचो फटाफट से क्या होगा यहाँ पे, एक पूर्ण घन होने की जो प्रायिकता है वो रहेगी 25, 1/25। कितनी, 1/25 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1/25 ही होगा, बिल्कुल ठीक है। तो 14th का आप यहाँ पे देखेंगे, आपका जो क्वेश्चन 4th है इसका ऑप्शन यहाँ पे सी वाला ये करेक्ट है। ओके बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। अब 15 में बड़े ध्यान से समझना, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, यदि दी गई आकृति में, ठीक है, कोण ABC कोण PQR है, यानी कि देखो एक हमें ये कोण दे दिया गया है ABC, ये जो है कोण PQR है, ठीक है, PQR है। यदि AC 6 है, ठीक है, हमारा AC यहाँ पे 6 हो गया, और BC 5 है तो हमारा BC 5 हो गया। QR 3 सेंटीमीटर है, QR हमारा ये हो गया 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर हो गया। तो x का मान यानी कि आपको PR जो है ये निकालना है। तो सोचो फटाफट से, PR का आपका मान कितना होगा, फटाफट सोचो, PR का आपका जो मान है बच्चों ये कितना होगा। ओके, अगर आप अंदाजा भी लगाओगे तो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। PR का मान कितना होगा बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर, कितना, 2.5 सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको इंग्लिश में देख लेंगे, ये रहा आपका 15th, और इसका जो आपका आंसर है कि आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, इस वाले x की, PR की, तो ये वैल्यू निकलेगी आपकी 2.5। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे दिया गया बच्चों, एक बटन दिया गया है, बटन यानी कि बंटन दिया गया है 80 विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों का, जिसमें अंक 100 से कम, 20 से कम इसने दिए गए हैं। विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 10 से कम 3, ठीक है, 20 से कम 12, 30 से कम 27 की, 40 से कम 57 की, 50 से कम 75 की, और 60 से कम 80 की। तो अब आपको इस बंटन का बहुलक वर्ग निकालना है। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला पुट कर देना है, और जैसे आप फॉर्मूला पुट करेंगे आपका बहुलक निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुलक यहाँ पे देखिए बच्चों क्या निकलेगा, फटाफट सोचो आप, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास में। बहुलक क्या निकलेगा बच्चों, बहुलक क्या निकलना चाहिए, सोचो, बहुलक निकलेगा बच्चों 30 से लेके 40, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आपके यहाँ पे देख लेंगे, आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था, मॉडल निकालना बेसिकली, मॉडल क्लास, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन नंबर 17, बिंदुओं ब्रैकेट 0 2√5 और ब्रैकेट -2√5 इसके बीच की दूरी है। ठीक है, तो इसके बीच की हमें जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो निकालनी है। तो दूरी कितनी निकलेगी बच्चों, सोचो फटाफट से। दूरी जो है वो निकलेगी 2√10 इकाई। कितना, 2√10 इकाई। ओके, इस प्रकार से आई होप अब आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से 17 का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है ये रहा, ए वाला करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में फिर आपके अभिकथन कारण वाले होंगे। तो 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वृत्ति के परिगत एक चतुर्भुज PQRS खींचा गया। यदि PQ 12 है और QR 15 है और RS 14 है तो SP की लंबाई कितनी होगी। यानी कि आपको SP की जो लंबाई है वो निकालनी है उस चतुर्भुज में जिसमें PQ 12 हो और QR 15 हो और RS 14 हो, तब आपको SP की लंबाई निकालनी है। तो सोचो बच्चों कितनी लंबाई निकल के आएगी आपके सामने, लंबाई होगी 11 सेंटीमीटर। कितनी, 11। ओके, अब इसी प्रकार से आप इसको इंग्लिश मीडियम में यहाँ से देख लीजिए। 18 का आपका जो है 11th एकदम करेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आगे बात करेंगे तो क्वेश्चन है हमारे अभिकथन कारण वाले। अभिकथन में सबसे पहला अभिकथन कहता है 19वां, ABCAP के पद होंगे अगर केवल 2B = A+B हो। यानी कि ABC एक पद AP के पद होंगे अगर जो 2B = A+C होगा तब। ठीक है बात भाई, बिल्कुल ठीक है। इसके पीछे तर्क क्या कहता है कि पहली संख्या विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n² है। ये बात अपनी जगह है तो सही, लेकिन AP के ये पद होंगे इसको नहीं यहाँ पे वर्णित करता है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे बोलेंगे सर कि अभिकथन तो हमारा सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है ना ये व्याख्या नहीं दे रहा है हमें। तो हम बोलेंगे कि ये होगा B वाला। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जैसे देखो, अभिकथन A क्या कहता है, लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोलाकार के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग है। बिल्कुल ठीक है। तर्क, अर्धगोले और शंकु के समतल सतहों को एक साथ जोड़कर लट्टू पर प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। यानी कि लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोलाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग होता है। और प्राप्त कैसे किया जाता है, तो अर्धगोले और शंकु की समतल सतहों को एक साथ लट्टू से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही है, व्याख्या भी हो रही है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, सर 20 के लिए हम बोलेंगे कि ए वाला, दोनों सही हैं और ये व्याख्या भी देता है। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से आप दोनों क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन को यहाँ पे देख लीजिए। ये दोनों बातें 19 की हैं तो सही, लेकिन यहाँ पे ये जो इसकी ना एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। ओके, तो क्या बोलेंगे सर जी, CX नहीं EX। बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आपका जो ऑप्शन B वाला होगा ये रहा, देखो यहीं पे था B वाला, ये हो जाएगा 19 के लिए। फिर 20वां था आपका सरफेस वगैरह का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आपका, यहाँ से पढ़ सकते हैं। रही बात इसके आंसर की, तो आंसर आपका ये दोनों सही है और व्याख्या भी है। तो ऑप्शन A जो है ये आपका 20 के लिए राइट है। ओके, चलिए अब शुरू करेंगे अपने खंड खा को। बड़े ध्यान से देखना बच्चों, काफी बढ़िया बढ़िया प्रश्न है आपके। ओके, अब देखो खंड खा, बड़े ध्यान से समझिएगा और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो 21 क्या कहता है बच्चों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 85 और 72 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1 और 2 आते हैं। यानी कि आपको उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करना है जो कि 85 और 72 को भाग करने पर शेषफल हमें प्राप्त होगा 1 और 2। तो आइए आंसर करते हैं इसको। आंसर करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें बड़ी संख्या को ज्ञात करना है ना। तो हमारी जो सबसे पहली संख्या वो कितनी है, एक है 85, ठीक है, और दूसरी है 72। तो 85 माइनस हमने 1 कर दिया तो ये आ गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 72 माइनस में हमने 2 कर दिया तो ये आ गई हमारी उससे बड़ी संख्या। ओके, अब देखिए देखिए ये हमने माइनस क्यों किया है, ताकि हमारा HCF आसानी से निकल आए। ठीक है, तो HCF निकाला हमने 80 और 74 का, कितना निकलेगा HCF निकालो आप, HCF निकलेगा आपका 14। ओके, अब यहाँ पे जो भी अभीष्ट संख्या होंगी वो बनेंगी हमारे यहाँ पे टोटल 14। यानी कि हमारी जो क्या नाम है बड़ी से बड़ी जो संख्या रहेगी, ठीक है ना, शेषफल 1 2 की वजह से, तो ये कितनी रहेगी बच्चों, ये रहेगी हमारी 14। ठीक है, समझ गए बच्चों बढ़िया तरीके से। क्या किया है हमने, हमारा शेषफल 85 था, 85 का शेषफल 1 था तो हमने इसको माइनस कर दिया, 84 आ गया।
72 का शेषफल 2 था तो हमने इसको माइनस किया, 70 आ गया, और इसका एचसीएफ निकाला तो वो आ गया आपका 14। यही आपका आंसर हो गया आसानी से, है ना। समझ गए बढ़िया तरीके से। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से समझें। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग नंबर्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो 81 को माइनस कर दीजिए, मतलब 85 को माइनस कर दीजिए 1 से, 84 आ जाएगा, 72 को 2 से माइनस कर दीजिए, 70 आ जाएगा, इनका आप एचसीएफ निकालो, नंबर आपका निकल के आ जाएगा 14। बस हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, यदि साइन 10 प्लस कॉस 10 √3 है तो साइन 10 कह रहा हूं, साइन थीटा, ठीक है, ध्यान से सुनना, यदि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या रहेगा। अगर प्लस में 3 है रूट तो मान कितना रहेगा, आधा आधा होगा क्या, या फिर 2 रूट 1 रूट, कैसा रहेगा मान, सोचो फटाफट से, आंसर देखते हैं। देखिए हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, आपका ये √3। ओके, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये कितना होगा 2 साइन स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि रूट जब हटा तो वो इधर आ गया स्क्वायर में। उसके बाद में अब ये 3 हो गया तो 1 प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 और साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू निकलेगा 1। तो माइन जो हमारा मान है साइन थीटा और कॉस थीटा का कितना निकला, केवल 1, ठीक है, √3 से कितना चेंज हो गया, सिर्फ और सिर्फ मान निकला हमारा 1। अथवा देखो बच्चों, यदि 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री है, ठीक है, 4 कॉट स्क्वायर कितना है हमारा 45 डिग्री, माइनस सेक स्क्वायर है हमारा 60 डिग्री, और प्लस में साइन स्क्वायर है 60, प्लस में पी जो है ये है 3/4। तो आपको यहाँ पे पी का मान ज्ञात करना है, यानी कि इस पूरे इक्वेशन में आपको पी का मान निकालना है। ओके, तो आ जाइए, सबसे पहले लिखेंगे कि हमें दिया क्या गया है, ठीक है, तो दिया क्या गया, उसके बाद में फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देख लो, ये जो कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर 40 डिग्री, 40 जो है इसको हम क्या बोलेंगे, 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, तो हमने इसको 4 1 स्क्वायर लिख दिया। माइनस में 2 का स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारा क्या नाम है सेक स्क्वायर है 60, ये कितना होता है 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस में हमने √3 ब्रैकेट में स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारा साइन 260 का मान है वो यही होता है, ठीक है। अब निकालना है पी, तो प्लस में हमने लगा दिया है पी इज इक्वल टू 3। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे को तो कितना निकलेगा, मान निकलेगा हमारा 0। ओके, तो पी का मान कितना आ गया हमारा, पी का मान निकलेगा बच्चों आपका 0, कितना 0 आ गया सर जी, वेरी गुड, समझ गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से देखो, पहले वाले का आपका जो आंसर है, ठीक है, इस वाले का, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कितना निकलेगा, ये निकलेगा 1, और इस इक्वेशन के साथ में आपका जो पी का मान है वो निकलेगा 0। कैसे निकलेगा, तो देख लीजिए आप, यहाँ पे आंसर दिया गया है ये रहा, देखो साइन थीटा वाला, ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा आप सारी चीजों को देख सकते हैं, यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये माना गया, और दूसरे वाले क्वेश्चन का आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है हमारा एक आकृति। अब इस आकृति में देखेंगे तो एक्स वाई बी सी के समानांतर है, यानी कि देखो ये है हमारी एक्स वाई, ओके, यहाँ पे तो ये समानांतर है बच्चों बी सी के, ठीक है। यदि ए जेड 3 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखते चलना, ए जेड हमारा कितना है, ये रहा ए जेड, ये हमारा है 3 सेंटीमीटर, बी एम 3 मीटर है, 3 सेंटीमीटर है। अब बी एम कहाँ पे है, ये रहा आपका बी और एम है, ये इतना, ये कितना है, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर है, और एम सी है 5 सेंटीमीटर, तो एम सी कहाँ है, ये रहा, ये हमारा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक्स वाई की लंबवत वो कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए, तो यानी कि जो एक्स वाई है आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। सारा डेटा दे दिया हमें, ए जेड हमारा 3 सेंटीमीटर हमें दे दिया है, बी एम हमारे दे दिया है 3 सेंटीमीटर, और एम सी दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो अब आपको एक्स वाई ज्ञात करना है। ओके, तो आ जाइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखो लिखेंगे कोण ए वाई जेड, यहाँ पे ए एम सी बनेगा, ठीक है, तो ए जेड बटे में जेड सी आ जाएगा, और बटे में इज इक्वल टू ए वाई और वाई एम, ये हो गया हमारा पहला सिद्ध किया हुआ। दूसरा,
कोण ए एक्स वाई कोण ए बी एम होगा, ठीक है। तो इसलिए ए वाई बटे में वाई एम हो जाएगा इजगल टू एक्स वाई बटे में बी एम हो जाएगा, ठीक है। अब 1 और 2 से हमें प्राप्त होगा ए जेड बटे में सी। तो हमारा क्या निकले था यहाँ पे, सबसे पहले ए जेड बटे में सी निकला हमारा, ओके, और एक्स वाई बटे में बी एम निकला, ओके। अब यहीं पे हमारा कितना दिया हुआ है मान, 3 दिया था और 2 दिया था, तो 3 बटे में 2 आ गया आपका, ठीक है। और एक्स वाई बटे में 3 है, तो एक्स वाई बटे में 3 आ गया हमारा, यानी कि हमें निकालना क्या है, बी एम निकालना है। तो बी एम हमारा मतलब एक्स वाई निकालना है ना, तो ए जेड का हमें मान दिया हुआ है, जेड सी का मान हमें दिया हुआ है और इसका भी मान दिया हुआ है, तो बस एक्स वाई इजकल टू कितना निकल जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लीजिए अब यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये देखो 23 का मान कितना हो गया आपका, ये एक्स और वाई की ये जो लंबाई है, ठीक है, इसका मान कितना हो गया बच्चों, 4.5 सेंटीमीटर, ओके। तो इस प्रकार से आपका ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से देखिएगा, इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी इफ ए जेड इज 3, ठीक है। ए जेड आपको दे दिया गया यहाँ पे ये वाला 3 और जेड सी दे दिया गया है आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, जेड सी है आपका 2C, बी एम है आपका 3cm, बी एम है आपका 3cm और एम सी है आपका 5cm। तो हमें निकालना क्या है, एक्स वाई निकालना है, बस इसी को सॉल्व कर दो यहाँ पे। ये रहा देखो आपका आंसर, आप किस प्रकार से आया है वो सारा मैं समझा चुका हूँ आपको, आपके सारे जो लेवल हैं वो लिखे हुए अच्छे से, ओके। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें आपको अथवा भी दे दिया गया है। क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC को केंद्र मानकर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चाप खींचे जाते हैं, बिल्कुल ठीक। इस प्रकार प्राप्त तीनों भागों के त्रिभुजों को हटा दिया जाता है, त्रिभुज से हटाया गया कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आ जाइए निकालते हैं इसका आंसर। देखिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। हमें एक त्रिभुज दे दिया गया है ABC का, ठीक है। अब इसमें ABC और C को केंद्र मान के 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चाप खींचा गया, और जब ये चाप खींचा गया तो इस प्रकार प्राप्त 3 भागों को त्रिभुज से हटा दिया गया। अब त्रिभुज से जब इसे हटा दिया गया तो कुल हटाया गया क्षेत्रफल कितना निकला आपका, तो बताते हैं क्षेत्रफल कितना निकला। देखिए हमारा जो वांछित क्षेत्रफल रहेगा वो कितना निकलेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 22/7 इक्वल टू जो हमारा क्वेश्चन था उसका, तो क्वेश्चन में हमारा 14 स्क्वायर इंटू 180 डिग्री और बटे में 360 डिग्री। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 308 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हटाएगा क्षेत्रफल बच्चों, क्षेत्रफल हटाया गया 308 वर्ग सेंटीमीटर, ओके। अब इसी का अथवा देखो, उस वृत्त का व्यास क्या है जिसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। तो उस वृत्त का उन वृत्तों का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब क्या नाम है, उस वृत्त का व्यास बताना है। क्या बताना है हमें, व्यास बताना है बच्चों, जिसका क्षेत्रफल है 40 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ओके। तो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। देखो वृत्त के व्यास को निकालने का फॉर्मूला क्या है, पाई ब्रैकेट में d/2 ये आ जाता है बटे में 2, ठीक है। तो यहाँ पे पाई हमारी जो है उसको d/2 हमारा कितना है, ये है हमारा 40 स्क्वायर, ठीक है। और पाई जो है उसको जो पाई को अब 9 स्क्वायर में डाल देंगे तो ये कितना आएगा आपका, d इक्वल टू 82, कितना आ गया, d इक्वल टू आपका 82 निकल जाएगा, ओके। चलिए ये हो गया आपका यहाँ पे सॉल्व अच्छे तरीके से। अब 2 नंबर का एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद में बाकी क्वेश्चन को पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। 25वां दिया गया है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, बिंदु A से इस वृत्त AB पर AC स्पर्श रेखा खींची गई, यानी कि आपको जो आकृति दी गई है इसमें सेंटर है बच्चों आपका क्या, O दिया गया है। सेंटर क्या है आपका यहाँ पे, O है। A से इस वृत्त पर AB और AC खींचा गया, यानी कि यहाँ पर A से इस पे खींचा गया है AB और ये खींचा गया है AC, ठीक है। यदि कोण क्या नाम है BAC 65 डिग्री है, BAC यानी कि ये कोण इतना, ठीक है, ये इतना कोण कितना है 65 डिग्री है, तो कोण BOC की माप ज्ञात कीजिए, यानी कि अगर ये 65 है तो ये कितना होगा BOC, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो आ जाइए फाइंड करते हैं। देखिए कोण BOC कितना रहेगा, सबसे पहली बात
यहाँ पे जो हमें दिया गया कितना है 165 है। अब ये देखिए सर्कल का कितना होता है 180, यानी कि जब ये हम इसकी बात करते हैं आधे की 180 होता है ना। तो बस 180 से ही इसको हम माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस में 65 और इक्वल टू कितना आ जाएगा 115 डिग्री। तो बीओसी कितना हो गया आपका, बीओसी जो है आपका, मैं इसको एक बार क्लीन कर दूं पूरा। ओके, तो ये जो आपका है ना ये बीओसी, ये कितना निकल जाएगा, ये निकलेगा आपका 165 डिग्री। कितना निकल गया 165 डिग्री। ओके, अब इसी प्रकार से 24 को आप इंग्लिश में देख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं, मतलब पहले का क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका यहाँ पे दिया गया है 24 का, कैसे आपको निकालना है वृत्त का व्यास, और फिर आपका ये जो है ना ये वाला 25वां, इसमें आपको जो है बीओसी का कोण निकालना था, तो वो भी आपको मैंने बता ही दिया है, ये निकलेगा आपका 115। एक सेकेंड सर जी 165 बता दिया, गलत हो गया यार, ये तो गलती हो गई। 180 में से 165 हटाएंगे तो 115 आएगा सर जी, छोटी सी मिस्टेक हो गई। चलिए 115 डिग्री आएगा, वही तो मेरे को कुछ तो मिस्टेक हो रही है, 165 कहाँ से आएगा, 165 तो पूरा इधर पहुंच जाएगा ऐसे करके, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आंसर कितना आया आपका 115 डिग्री आया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे भी हो गई थी। चलिए 115 हो गया, ठीक है। खंड गा, ठीक है, तो मैं पेन को एक बार पतला कर दूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमारा, ठीक है ना, क्वेश्चन 26 ये क्या कहता है कि दो संख्याओं के अंतर का आधा 2 है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, आधा है 2। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के दोगुने का योगफल 13 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए क्या कहा गया है कि दो संख्याओं के अंतर का आधा 2 है, ठीक है, और बड़ी संख्या और छोटी संख्या के दोगुने योगफल का मतलब दोगुना जो योगफल है वो 13 है। तो आपको यहाँ पे संख्या याद करनी है, तो आ जाइए फटाफट से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे हम अपना फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो माना कि जो हमारी संख्याएं हैं वो x और y हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x और y हो गया, तो प्रश्न के अनुसार 1/2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारी जो समीकरण है वो क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बन जाएगी हमारी, ठीक है। अब इस ये तो होगी हमारी पहली बात। दूसरी x प्लस में 2y इज इक्वल टू 13 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब हम पहले को और दूसरे को जोड़ेंगे, ठीक है। तो पहला और दूसरे को जब हम हल करेंगे तो हम क्या पाएंगे, x इज इक्वल टू 4, क्योंकि 13 में से 4 गया तो कितना बचा, 7 4 ये तो 11 होता है, अच्छा ये 7 आया, ठीक है। यहाँ पे 7 आ गया, और y जो है वो कितनी निकल गई, 3 निकल गई। तो एक संख्या हमारी जो है बड़ी वाली 7 है और छोटी वाली हमारी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया अच्छे तरीके से। बड़ी संख्या यानी जो संख्या वो हमारी कितनी निकल गई, संख्या निकली हमारी 7, और एक कितनी थी हमारी, एक थी 3, ठीक है। तो 7 और 3 निकल, ओके। अब अथवा समझो, अथवा में क्या दिया गया, अथवा में क्या है बच्चों कि यदि रैखिक समीकरण निकाय 2x प्लस में 3y 7 है, ध्यान से देखिएगा रैखिक समीकरण हमारा कितना है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 7 है, और 2ax प्लस में ब्रैकेट में a प्लस बी y और 28 है। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, तो a और b का आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आपका ये जो a और b है आपको इसका मान यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो आ जाइए इसका मान ज्ञात करते हैं। देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपका 2/2a आ जाएगा इज इक्वल टू 3 में, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 में a प्लस का b, तो यहाँ पे हमारा जो है क्या नाम है 7 आ जाएगा, 7 में 28। तो जब हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा हमें 4, ठीक है, और y मिलेगा हमें 3। तो इसी प्रकार से हमारी जो संख्याएं हैं a और b कितनी मिलेगी, a मिलेगी हमें 4, ठीक है, a इक्वल टू 4, और y इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना था ये, y इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो y कितना आ गया हमारा 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सॉल्व कर देना है, ठीक है, बहुत ही आसान था सॉल्व करना, ओके। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से देखें, ठीक है। तो 26 आपका ये दिया हुआ है, आपको यहाँ पे नंबर फाइंड करना है कि हाफ द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। तो सिंपल सी बात है, देखिए हमें पता है कि बड़ा जो है वो कितना रहेगा, छोटा क्या रहेगा, तो नंबर क्या रहेगा, देखो ये रहेगा आपका x 7 और y 3, ठीक है। प्रोसेस क्या है,
तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। सेकंड क्वेश्चन कि इफ द सिस्टम ऑफ लाइनर इक्वेशन हमारी ये दी गई है और एक ये दी गई है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगी, ए की वैल्यू आपकी निकलेगी 4 और बी की निकलेगी 3। अब कैसे निकलेगी तो प्रोसेस आप पूरा यहाँ पे देख लो, ये रहा आपका यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसको लिखा रहने देते हैं आप यहाँ पे। चलिए 27 है बच्चों की संख्याओं 18,180 और 7,575 का अभाज्य गुणनफल विधि के द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए और इन दो संख्याओं का एचसीएफ भी ज्ञात कीजिए। दो चीजें ज्ञात करनी है, एलसीएम और एचसीएफ। तो आ जाइए दोनों को ज्ञात करते, बहुत आसान तरीका है बच्चों ज्ञात करने का। देखिए अब 18,180 जो है 18,180 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 100 लिख सकते हैं, है ना। अब इसको गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो इसको हम करेंगे, गुणनखंड था क्या था ये आपका, ठीक है, गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको निकालेंगे तो 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 101 आ जाएगा, ओके। अब एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 स्क्वायर आ गया आपका, 3 स्क्वायर आ गया, अब 5 दोनों में एक ही है तो 5 आ गया और 101 एक ही है तो ये आ गया। तो एलसीएम दोनों संख्याओं का कितना हो गया, 90,900। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में आपका 3 आया है 2 बार और 5 आया 2 बार, तो ये हो गया आपका और ये रहा, तो एचसीएफ आपका निकलेगा 1515, ठीक है। तो 1800 की विधि इस प्रकार से 7575 की ये हो जाएगी, 18,180 की ये और 75 की ये, एलसीएम आपका ऐसे निकल जाएगा और एचसीएफ आपका इतना निकलेगा, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को 27 को इंग्लिश में देखिए कि फाइंड द एलसीएम द नंबर ऑफ 1880 एंड 7575 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड आल्सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स। तो क्या से क्या क्या करना है, एलसीएम आपका देख लीजिए निकलेगा 90,900 और एचसीएफ निकलेगा आपका 1515। कैसे निकला है, सारा प्रोसेस आपका लिखा हुआ है, ओके। चलिए अब जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 1 में cos थीटा माइनस में cos tan इज इक्वल टू 1 में sin थीटा माइनस में sin थीटा इज इक्वल टू निकलता है 1 में tan थीटा प्लस में cos थीटा। तो ये इक्वेशन हमारी एकदम सही है, तो आपको रीजन बताने हैं कि किस तरीके से ये सही है और प्रोसेस आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो आ जाइए बताते हैं हम भी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, LHS और RHS। तो LHS हमने बताया कि 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा बटे में आ गया हमारा cos थीटा, इनटू हमने कर दिया 1 माइनस में sin थीटा और बटे में sin थीटा, तो हमारा क्या निकल के आ गया sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा इंटू sin थीटा, ये निकल गया। अब इसको जब हम काटेंगे तो कितना निकलेगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये हमारा निकल गया LHS, ओके। तो एक सिद्ध हो गया आपका। दूसरा RHS निकालेंगे, ठीक है, आप LHS या फिर RHS किसी से भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बता दिया 1 अपॉन में sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस में cos थीटा अपॉन में sin थीटा इक्वल टू करेंगे तो ये पूरी कोटेशन हमारी यहाँ वाली उठ के आ जाएगी, उठ के क्या आ जाएगी मतलब सॉल्व होगी, तो ये आ जाएगा बेसिकली, ठीक है, कि sin थीटा cos थीटा हो गया और sin स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से। तो फिर से सिद्ध हो गया कि sin थीटा इंटू cos थीटा, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो LHS और RHS हैंस प्रूव्ड हो गया आंसर, है ना बच्चों। चलिए अब इसी को आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ से देखेंगे 28 को आपको प्रूव करना है, या ये जो आपकी कोटेशन दी गई है cos tan sin tan थीटा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो आपका 28 का LHS जो है वो आपका इस प्रकार से निकलेगा और RHS आपका इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें आपको एक अथवा भी दे दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है बच्चों। पहले ऊपर की बात करते हैं आकृति वाली। इसमें कहा गया है दी गई आकृति में एक चतुर्भुज ABCD के एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो वृत्त है, वृत्त में एक वो बनाया गया है, क्या बोलते हैं, चतुर्भुज, ठीक है। एक चतुर्भुज नहीं, चतुर्भुज जो ABCD है, ठीक है, चतुर्भुज जो ABCD है इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है जिसमें कोण है 90 डिग्री का। कितना है, 90 डिग्री का आपका ये कोण है, ओके। यदि AD 17 है, ठीक है, हमारा जो AD है यानी कि ये जो एंगल है हमारा AD एंगल, ये है हमारा कितना 17 सेंटीमीटर, ठीक है। AB है हमारा 20 सेंटीमीटर, तो ये AB हमारा एंगल कितना है, AB पूरा एंगल क्यों नहीं आएगा बीच में, केवल B की हम बात करें तो AB पूरा कितना है, AB पूरा है आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
डी एस है आपका 3। अब यहाँ पे डी एस कहाँ पे, ये रहा, देखो ये रहा आपका डी एस, तो ये आपका है 3 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। और ये सर जी इतना कठिन, चलिए लेकिन देखो सॉल्व कराऊंगा ना तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, वृत्त में जो हमें दिया गया है, ठीक है, उसमें हमारा ए क्यू इजल टू ए आर है ना। अभी हमने देखा था कि हमारा जो ए क्यू है, ये देखो ए क्यू ये रहा हमारा, और ए क्यू और ए आर ये हमारे इक्वल होंगे, बिल्कुल ठीक है, तो वो लिख दिया हमने। फिर ए डी माइनस में डी आर, यानी कि हमारा जो ये ए डी है, ये ए डी और माइनस में ए आर, तो ए डी माइनस में ए आर आ गया, तो क्या निकलेगा, ए डी माइनस में डी एस, तो ए डी माइनस में डी एस आ जाएगा इस प्रकार से। तो कैसे बोलेंगे, अब ध्यान से देखो, 17 माइनस में 3, ठीक है, 17 माइनस में 3 कैसे आया, क्योंकि हमारा जो ए डी है वो कितना था, 17 था, और डी एस कितना था, 3 था, तो इसको हमने माइनस कर दिया। ए डी माइनस में 3 कितना हो गया, 17 माइनस 3, तो कितना निकला ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्यू बी और क्यू बी निकालेंगे तो कैसे बोलेंगे, ए बी माइनस में ए क्यू, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ए बी कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और क्या माइनस करना था हमें, ए क्यू माइनस करना है, ठीक है। तो ए क्यू हमें बेसिकली ए क्यू नहीं दिया गया ना, नहीं दिया गया, ए क्यू तो निकालना था, ठीक है। अच्छा ए क्यू निकल गया हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी हमारा 20 है, ए क्यू कितना आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका सी। तो इस प्रकार से ओ पी बी क्यू ये एक वर्ग है, और यहाँ पे आर यानी कि इसकी त्रिज्या है वो क्यू बी की निकलेगी आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना था। ओके बच्चों, आई होप बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। देखिए पॉइंट टू पॉइंट आंसर की बात की हमने, ज्यादा कोई इधर उधर नहीं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट आंसर की बात। ओके चलिए, अब इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, उसको ध्यान से पढ़िएगा कि दो सकेंद्रित वृत्तों की, एक सेकेंड सर जी पहले इसका इंग्लिश मीडियम में भी दिखा दो ताकि हमें भी समझ में आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको नंबर फाइंड, वो क्या बोलते हैं, त्रिज्या फाइंड करनी है, ठीक है। क्या त्रिज्या रहने वाली है इसकी, और ये आपकी कोटेशन दी गई है। तो सॉल्व जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको जो क्या नाम है क्यू बी है वो कितना निकलेगा आपका, क्यू बी आर जो है त्रिज्या वो निकलेगी आपकी 6, ठीक है, इस प्रकार से। ओके चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 29 की, नहीं 8 के पार्ट 2 की। इसमें कि दो सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या, एक की है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और दूसरे की है 13। बड़े वृत्त की वह जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि बड़े वृत्त की वह जीवा जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको चित्र बनाना आना चाहिए इसका, ठीक है। तो बड़ा वृत्त हमारा ये हो गया और छोटा आपका ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा जो AP है, ठीक है, ये जो AP है वो कितना निकलेगा, AP इज इक्वल टू रूट का 5 स्क्वायर माइनस में 3 स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ये रूट क्यों किया, रूट देखो यहाँ पे दिया गया, हमारी त्रिज्याएं दी गई हैं, तो त्रिज्या को हमने रूट में ले लिया, 5 स्क्वायर माइनस में 3 स्क्वायर, तो कितना निकलेगा, ये आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर, क्योंकि इसको स्क्वायर से माइनस कर देंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब AB निकालेंगे तो AB के लिए 2AP निकालेंगे। अब P कितना निकला हमारा 4 और 2 ये आ गया, तो AP इक्वल टू 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो AP आपका आ गया 4, ठीक है, AP आ गया आपका 4 और AB जो है ये आपका आ गया 8। इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपके ये निकल के आ जाएंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आप, ये आपका क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है बच्चों वो यहाँ पे दिया गया, ये देखो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। ओके चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। बड़े ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक सेकेंड, 30 नहीं 29 सर, आई थिंक क्वेश्चन सर मिस्टेक हो रही है क्या कहीं पे, एक सेकेंड, अच्छा ये भी 29 था, ये 30 था, अच्छा ये मिस्टेक हो गई। यहाँ पे देखो क्या है, ये बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है ये 31 है और ये आप नहीं, फिर से मैं भी मिस्टेक किया जा रहा हूँ क्या यार। देखो ये आपका 30 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका 31 वाला है। तो 30 क्वेश्चन क्या कहता है बताओ, कि द्विघात बहुपद है 4s का स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1। इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी यहाँ पे आपको समझाना है, ठीक है। तो कोटेशन क्या है, बहुपद क्या हमारा द्विघात 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो आ जाइए सॉल्व करेंगे। अब हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1। तो चलो सॉल्व करो। अब 4s स्क्वायर को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2s माइनस में 1 और 4s को हम लिख सकते हैं 2s माइनस में 1, है ना।
अब इसको लिखेंगे 1/2 और 1/2 ये हमारे हो गए शून्यक। अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो 1/2 प्लस में 1/2 तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि -4 ब्रैकेट में और फिर 4 ये क्या आ जाएगा कि s माइनस गुणांक s स्क्वायर का गुणांक है। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, तो ये आपके शून्यक दिए गए थे, गुणनफल हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अचर पद है और s स्क्वायर का गुणांक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो बहुत आसान था बच्चों, 30 वाला क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से, है ना। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 आपका ये है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो देख लीजिए आंसर आपको कैसे करना है। ये रहा आपका आंसर दिया गया है, ये सॉल्व करेंगे, ये तो सम आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रोडक्ट का। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित बारंबारता बटन यानी कि जो सारणी है इसका जो माध्य है वो है हमारा 25। माध्य कितना दे दिया गया है, 25 दे दिया गया है। ए का मान ज्ञात कीजिए तथा आंकड़ों का बहुलक भी। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ वर्ग अंतराल 0 से 5, इसमें बारंबारता 5 है, 10 से 20 बारंबारता 18 है, और 20 से 30 बारंबारता 15 है, 30 से 40 ये बारंबारता जो है ये हमें ज्ञात करनी है, और एक में ये दी गई है। ठीक है, बारंबारता के साथ में आपको इसका बहुलक ये भी ज्ञात करना है। ओके, तो आ जाइए सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम जो चीज़ हमें दी गई है हम वही लिख देंगे। ओके, तो CI यानी कि जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, CI का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो वर्ग अंतराल है ये क्या है, तो वर्ग अंतराल पहला तो हो गया हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ये हो गया। ओके, फिर यहाँ पे अब हमारा जो बारंबारता है वो कितनी दी गई है, तो बारंबारता एक है 5, एक है 18, 15, 6 और ये A आ गई, तो योग कितना हो गया 44 प्लस में A, क्योंकि A हमें निकालनी है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अब XI कितना निकलेगा हमारा, XI भी इसका 5 है और इसका 15 है, इसका मतलब हमने अपने हिसाब से XI निकाला तो एक का 5 हो गया, उसका 15, इसका 25, इसका 35 और इसका 45। ठीक है, FI XI कितना निकलेगा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा 25 और ये निकलेगा आपका 270 और ये होगा 375, इसको जो प्लस करेंगे और ये 35A और ये 270, तो टोटल सम कितना निकलेगा FI XI का 940 प्लस में 35 का A। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें बेसिकली 25 जो है हमारा मिसिंग है, 25 वाला ये देखो यहाँ पे ये रहा, क्या नाम है 25 नहीं, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे बीच का वर्ग अंतराल उठाया गया। ठीक है, तो एक सेकेंड, हमारा माध्य 25 है, वही तो कहूँ 25 कहाँ से आ गया, 25 जो है ना ये हमारा माध्य दिया गया, तो माध्य दिया गया है। अब हमारा कुल FI XI कितना है 940 है, और कुल योग कितना था हमारा, यहाँ पे देखिए कुल योग कितना था 35 का A था। ठीक है, जो हमें निकालना था, और बाकी का जो कुल योग था क्या नाम है बारंबारता का 44 पॉइंट A आ गया। अब इसको जब हम पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा A = 16। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारी, A की वैल्यू अब निकल के आ गई हमारी 16। ओके, अब बात आती है बहुलक निकालने की, तो बहुलक वर्ग हमारा कितना है 10 से 20 है, कितना है 10 से 20, तो बहुलक 10 प्लस में 18 - 5, ओके, और 2 × 18 - 5 माइनस में 15 × 10 कितना निकलेगा बहुलक 18.125। करेक्ट आपका ये बहुलक निकल के आ जाएगा। ओके बच्चों, तो बहुलक निकल गया आपका, A का मान भी निकल गया आपका बहुत अच्छे तरीके से, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारे फॉर्मूला को अच्छे तरीके से आपको समझा दिया मैंने, है ना। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में आपको ये दिया गया है, आपका जो मीन है वो आपका 25 है। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है A की, जो कि आपकी कितनी निकलेगी 16 निकलेगी, और जो मोड है डेटा का वो निकालना है जो कि आपका 18 पॉइंट कुछ निकलेगा। अब निकलेगा कैसे, तो पहले तो आपको ये टेबल बना देनी है ऐसे करके। ठीक है, अब माध्य आपका यहाँ पे देखिए, माध्य कर रहा हूँ, जो वैल्यू है वो आपकी A की आ गई 16। अब मॉडल क्लास हमारी 10 से 20 हो गई, तो बस यहीं पे आप देख लो, यहाँ पे बहुलक की बात आ गई। 10 से 20 क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नंबर है यहाँ पे। ओके, तो कितना हो गया आपका 18.125। ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ पे चलते हैं सेक्शन D की तरफ, इसको अब हम हटा देते हैं। ठीक है, कितना टाइम हो गया है, चलिए 23 मिनट हो चुके हैं हमें, और अच्छे से काफ़ी अच्छे से तैयारी चल रही है हमारी, फटाफट से इसको भी एंड करते हैं। चलिए अब आ गया बच्चों खंड घ, इसमें है आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन, बड़े ध्यान से समझना बच्चों, सेक्शन D है आपका। ओके, तो क्वेश्चन 32 क्या कहते हैं बच्चों, एक ट्रेन
एक समान गति से 360 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। यानी कि ट्रेन है, कई घंटों तक चलती है, वो एक समान गति से 360 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। यदि गति 5 किलोमीटर घंटा अधिक होती तो उसे यात्रा करने में 1 घंटा कम लगता। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। अरे भाई साहब देखो, ये जैसा क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड में रिपीट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए नंबरिंग जो है वो अलग हो सकती है, घंटा अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, दोनों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो। देखिए एक ट्रेन है जो कि किसी भी एक समान गति से चलती है, और समान गति से जब वो चलती है तो 360 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। ठीक है, और यदि गति जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा अधिक हो जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो जाए, तो उसे यात्रा में 1 घंटा कम लगता है पूरे 360 किलोमीटर में। तो अब आपको यहाँ पे ट्रेन की गति निकालनी है। तो आ जाइए निकालते हैं ट्रेन की गति। देखो माना ट्रेन की गति हमारी कितनी है, x है, ये हमने निकाली, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे हमें जो अभी दिया गया है, जो टोटल हमारा क्या नाम है पीरियड है, वो कितना है 360 किलोमीटर, तो x आ गया। अब माइनस में 360 बटे में x प्लस 5 में प्लस में 5 क्यों आया? क्योंकि हमारी ये हमें मतलब बढ़ा दी गई है, तो इक्वल टू हमने माना है इसको 1। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में आ जाएगा आपका 1800, तो ये कितना निकलेगा 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा और तोड़ो तो x प्लस में 45 ये हो गया आपका ब्रैकेट में, x माइनस में 40 ये हो गया आपका 0। तो इस प्रकार से x इक्वल टू -45 और x बराबर में आ जाएगा आपका 40, यानी कि या तो -45 या तो 40 आएगा। देखिए गति हमेशा जो है वो धनात्मक निकलती है, इसीलिए ट्रेन की गति जो है वो कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाएगी। ठीक है, कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा और तेजी से चलती है तो। ओके, तो ट्रेन की गति कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये आ गई आपकी ट्रेन की गति। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो एक मोटर बोट है, शिप जैसी छोटी सी, वो जल में है, शांत जल में उसकी गति है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में, धारा के अनुकूल उसी स्थान पर लौटने में 1 घंटा अधिक लगा देती है। धारा की गति क्या याद कीजिए, यानी कि नॉर्मली पानी में वो जब चलती है तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, लेकिन जब वो धारा के प्रतिकूल चलती है तो 24 किलोमीटर जाने में, धारा के अनुकूल उसी स्थान पर लौटने में उसे 1 घंटा अधिक लग जाता है। गया होता है मान लेते हैं कि 18 घंटे में, ठीक है, आता है वापस 19 घंटे में। तो अब आपको यहाँ पे गति जो है वो निकालनी है इसकी, मोटर की गति, मोटर बोट की। आ जाइए गति निकालते हैं। तो सेम फॉर्मेट फिर से यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो माना धारा की गति x प्रति घंटा है, प्रश्न के अनुसार हमारी जो हम टाइमिंग ले ली हमने यहाँ पे, ठीक है 24, और जो हमें दिया गया 18 माइनस में x, तो 24 फिर 18 प्लस में x, तो ये हो गया हमारा 1। अब x स्क्वायर प्लस में 48x माइनस में 34 आ जाएगा आपका 324, तो ये कितना होगा हमारा 0। ठीक है, x प्लस में ये 48 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस में 54 है, x प्लस में 54 है और x माइनस में 6 है। तो x जो है या तो आपका ये -4 निकलेगा या तो ये आपका 6 निकलेगा। अब गति हमेशा धनात्मक होती है, तो अब धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, अब धारा की गति कितनी हो गई, अब ये हो गई है 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, इस प्रकार से। अब यही दोनों क्वेश्चन आप इंग्लिश मीडियम में यहां से लिख लीजिए कि आ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर आर मोर, इट वुड बी हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द जर्नी, सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो क्या निकलेगी स्पीड आपको मैंने बता दी है। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगाएंगे आपका ATQ वाला इस प्रकार से, और आंसर जब लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वैसे निकलेगा -45 और 40। अब भाई स्पीड हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो ये आपका 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, सेकंड में हमें स्पीड निकालनी है मोटर बोट की। देखिए अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक इट इन स्टिल वाटर टेक 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return the downstream to the same spot. Find the speed of that stream. तो क्या है स्पीड उसकी स्पीड निकल के आएगी बच्चों आपकी 6 किलोमीटर। अब कैसे आती है, तो ये रहा आपका पूरा कॉन्सेप्ट, यहां से पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। ओके, चलिए
अगला क्वेश्चन नंबर 33। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आता है बच्चों, कई बार आता है ये पेपर में। ठीक है, देखो क्या है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। देखिए लकड़ी का एक ठोस बेलन है, प्रत्येक सिरे से ये गोला हटा दिया गया है। ठीक है, गोला निकाल दिया गया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन 10 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण प्रत्यक्ष क्षेत्रफल, यानी कि गोले लगे होने के बावजूद इसका कितना संपूर्ण प्रत्यक्ष क्षेत्रफल निकलता है वो आपको बताना है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार आपका 35 सेंटीमीटर हो। ठीक है, आधार की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर हो। तो आ जाइए निकालते हैं, सॉल्व करेंगे। देखो हमें क्या करना है, हमें संपूर्ण वर्ग का क्षेत्रफल वो लगा देना फॉर्मूला। तो 22/7 इक्वल टू 3.5 का स्क्वायर इक्वल टू 10, प्लस में कर दिया हमने 2 इक्वल टू प्लस 2 इक्वल टू 2 एंड 2, एक सेकेंड, 2 इक्वल नहीं देखिए 22/27 इंटू 3.5 स्क्वायर एंड इंटू 10 हो गया। फिर प्लस में हमने कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर। अब इसको आप पूरा जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकलेगा 539 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या निकल गया हमारा, ये संपूर्ण प्रत्यक्ष क्षेत्रफल 500 कितना था, 539 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो गया, 539 वर्ग सेंटीमीटर, ये निकल गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देखिए कि अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट ऑफ अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. ठीक है, तो क्या रहेगा टोटल सरफेस एरिया, तो आंसर निकलेगा आपका 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। ये आपका वो चित्र था। अब क्वेश्चन नंबर 34 काफी डिफिकल्ट होने वाला है, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि इसमें संख्याएं दे दी गई हैं। इसीलिए क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 50 है। ठीक है, 25, 20, 15, 8, 10, इनके बीच का माध्य कितना है, माध्य है आपका 50। ठीक है, अब यहाँ पे आपको P दिया गया है और Q दिया गया है। आपको इन दोनों के ही मान ज्ञात करने हैं और सभी बारंबारताओं का योग कितना है, 90 है। यानी कि देखिए योग दे दिया है हमें। ओके, अब इसमें से हमें पी क्यू का मान ज्ञात करना है कि पी पे क्या आना चाहिए था और उस पे क्या आना चाहिए था, और साथ ही आपको बहुलक निकालना है। तो जब आप मान निकाल लोगे पी और क्यू का, तो आप देखना बहुलक क्या होगा, बहुलक आपको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो आ जाइए पहले बनाएंगे बारंबारता सारणी। ठीक है, तो प्राप्त अंक हमारे कहां से कहां तक थे, 20 से 30 में छात्रों की संख्या पी है हमारी, यानी कि FI की बात करते हैं। प्राप्त अंक 30 से 40 में 15 बच्चे हैं। प्राप्त अंक 40 से 50 में 25 बच्चे हैं। ठीक है, और प्राप्त अंक 50 से 60 में 20 बच्चे हैं, और 60 से 70 क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, और 70 से 80 में 8 बच्चे हैं, और 80 से 90 हमारे 100 बच्चे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे CF कितना निकलेगा, तो C और F को जोड़ दिया हमने, क्या हो गया, P हो गया। P प्लस में 15 हो गया, P प्लस में 40 हो गया, P प्लस में 60, फिर PQ प्लस में 60 और PQ प्लस में 68, PQ प्लस में 78, ये हमने बना दी। अब माध्यक वर्ग कौन सा है इसमें, माध्यक वर्ग है बच्चों हमारा 50 और 60, तो माध्यक वर्ग हमारा ये आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखाते हैं अपना आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 50 इक्वल टू 50 प्लस में हमारा जो टोटल हमारा क्या था, ये क्या बोलते हैं 90 क्या था ये, और बारंबारताओं का योग, टोटल योग कितना 90 बटे में 2 आ गया हमारा, तो माइनस में P प्लस में 40 हो गया, और बटे में ये हो गया हमारा 20। ठीक है, अब 20 क्यों है, क्योंकि हमारा ये जो माध्यक वर्ग है ना उसकी ये बारंबारता है। ओके, 20, तो इनटू में कर दिया हमने यहाँ पे 10। ओके, अब देखिए P इक्वल टू कितना निकलेगा हमारा मान, P निकलेगा हमारा यहाँ पे 5। ओके, P इक्वल टू P प्लस में Q प्लस में 78 कितना है हमारा 90 निकला है। ठीक है, तो P प्लस में Q प्लस में 78 कितना निकलेगा 90 आ गया, क्योंकि P हमारा 5 था ना, तो ये Q कितना है वो हमें निकालना है, तो इसके लिए हमारा ये हो गया। ठीक है ना, देखो ध्यान से देख लो एक बार फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये हमारी जो इक्वेशन है इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा ये जो P दिया गया है ना, P का मान हमारा निकल गया 5। ठीक है, तो अब हमें P प्लस में Q निकालना है,
तो P प्लस में Q प्लस में 78 कर दिया, ये आएगा हमारा टोटल 90। बारंबारता कितनी है, 90 है हमारी। तो अब हमें P का मान मिल गया, तो P प्लस में 78 जो हमें दिया गया है टोटल अभी का बारंबारता, वो कितना था 78, तो टोटल कितना है 98 है। अब इसमें से 78 और 5 को प्लस कर दो तो कितना हो गया 83 हो गया। अब 83 में आप कितना जोड़ोगे, Q का मान निकल जाएगा तो 7 निकलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि P का मान हमारा निकला है 5 और Q का मान निकला है हमारा 7। ठीक है, इस प्रकार से। अब ध्यान से देखो आगे, बहुलक वर्ग कितना है, बहुलक है हमारा 40 से 50। कैसे है बहुलक वर्ग, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या इसी वर्ग में है, देखो 40 से 50 इसी में है। ओके, अब बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहली जो संख्या है और जो बड़ी है उसको दो पार्ट में तोड़ दिया हम, नहीं मतलब जो हमारा बारंबारता है उसको लिखा है हमने 25 माइनस में 15। ठीक है, और 2 इंटू 25 माइनस में 15 माइनस में 20, ये आ गया आपके यहाँ पे। और इस प्रकार से 46 बटे में क्या नाम है 46 2/3, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया आपका बहुलक। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। देखिए काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आपको समझ में भी आया होगा। ओके, अब पहले इसी क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन देखेंगे फिर आगे देखेंगे। दिया गया द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50, माध्य है 50, वैल्यू फाइंड करनी है P की और Q की। P की वैल्यू आपकी 5 निकलेगी, Q की वैल्यू आपकी जो है वो 7 निकलेगी। अब ये कैसे निकलेगी तो वो आपको देखनी है। ये बारंबारता योग टोटल आपका जो है वो 90 है। बहुलक आपको निकालना है, तो बहुलक कितना निकलेगा आपका, बहुलक आपका देखेंगे 40 से 50 का ये वर्ग अंतराल है और ये आपके स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इसी को सॉल्व कर देना है हमें। टोटल हमारा जो क्या नाम है सम है वो कितना है, टोटल है 90। ओके, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। आ जाइए यहाँ पे, देखिए मार्क्स ऑफ ऑब्टेन्ड, इसका जो वर्ग अंतराल है वो ये रहा हमारा। ठीक है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है हर एक वर्ग अंतराल के वो लिख दिए, और CF हमारा क्या निकलेगा वो हमने लिख दिया। ठीक है, मीडियन हमारी कितनी है 50 से 40 है, 50 वाली से 50 से 60 है माध्य हमारा। तो यहाँ पे 50 को हमने ले लिया और इसको इक्वेशन को सॉल्व किया तो P का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो P अब हमारा कितना निकल के आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब P जब निकल गया है तो Q तो आसानी से निकल जाएगा, P प्लस में Q प्लस में 78, ये हमारा टोटल बारंबारता थी ना वो वाली, तो और टोटल कितना है 98 है। तो P में मिल गया है 5, ये Q है हमारा और 78 पूरा 90 है, तो Q अब हमारा 7 हो गया। अब मॉडल क्लास क्या है, तो 40 से 50 है, 40 ये हो जाएगा आपका, पूरा सॉल्व करेंगे तो 46 2/3 आ गया आंसर। ओके, इस प्रकार से। अब आप चाहो तो इसे समझ लो वीडियो को पॉज करके। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। सेकंड में बच्चों के एक छात्र ने ये नोट किया कि एक सड़क पर एक स्थान से गुजरने वाली कारों की संख्या प्रत्येक 3 मिनट की 100 अवधियों में कितनी है, और इसे नीचे दी गई तालिका में संरक्षित किया गया है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए कारों की संख्या कितनी है, 0 से 10 में बारंबारता है कि 7। ठीक है, 10 से 20 में आती है 14 बार, अवधियां 14 बार की है। 20 से 30 कारों की संख्या 13, 30 से 40 12, ये हमारी बारंबारता दी गई है, कारों की संख्या और बारंबारता है। ये कारों की संख्या हो गई, ये कितनी बार आई है ये हो गई। अब आंकड़ों का क्या क्या माध्य है और क्या इनका माध्यिका है, दोनों चीजें बतानी है। तो आ जाइए सॉल्व करते हैं। देखिए कारों की संख्या ध्यान से देख लीजिएगा। कारों की संख्या सबसे पहले तो है 0, इसमें क्या बोलते हैं, ये हमारी जो है क्रम संख्या हो गई कि कितनी कारों की संख्या है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमने लिख दिया है योग। अब FI कितना है, बारंबारता कितनी है, तो इसकी 7 थी, इसकी 14, इसकी 13, इसकी 12, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, टोटल योग है हमारा 100। तो XI अब कितना निकलेगा, XI यानी कि बीच का मान इसका कितना है, इसका 5 है, इसका 15, इसका 25 और इसका 35, फिर इसका 45 है, ये 55 है, ये 75 है, ये 85 होगा यहाँ पे। एक सेकेंड, ये 65 है बेसिकली, ये आपका 65 होगा और ये आपका 75 है। ठीक है, अब UI निकालेंगे तो पहले का -3 होगा क्योंकि 10 बार आना था लेकिन आया नहीं, तो -3 हो गया। 14 होगा तो -2, फिर इसका -1, इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4 निकलेगा। ये क्यों है, क्योंकि हमने ये जो टेबल्स है ना उसको लिया है। FI UI कितना निकलेगा, तो मल्टीप्लाई करते चलो FI का UI से, है ना, तो -21, 14 का 2 से करेंगे -28, -3, अब 12 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 20, 22, 45, 32, टोटल योग कितना हो गया हमारा 57। अब CF कितना निकलेगा, तो CF हमारा था 7, ये फिर 21, फिर 34, 46, 66, 72,
92 और पूरा 100, इस प्रकार से। अब सॉल्व करो, माध्य कितना है हमारा, बीच का योग। अब ये देखिए 35 से क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो माध्य है ना हमारा, ये उसको दर्शाता है। अब माध्य निकालने के लिए 35 प्लस में हमारा कितना है 57/100, कितना 57/100 इंटू 100 कितना निकलेगा ये हमारा 40 + 7 40.7, तो माध्य कितना आ गया 40.7 आ गया। ओके, अब माध्यक वर्ग कौन सा है हमारा, तो 40 से 50 है, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे 40 प्लस में इस प्रकार से ये कोटेशन लिखेंगे और इंटू करने के 10। अब जो आंसर निकलेगा आपका वो हो जाएगा आपका माध्यक। ओके, ये चीज थी आपकी, तो समझ गए बच्चों बढ़िया तरीके से क्या आंसर था और कैसे करना था आपको। अब इसी का इंग्लिश वर्जन देखो बच्चों, ये रहा आपका नंबर ऑफ कार्स है, फ्रीक्वेंसी है, इसमें आपको क्या क्या फाइंड करना है, मीन एंड मीडियन, ये दोनों ही फाइंड करने हैं। ओके, तो देख लेते हैं एक बार मीन एंड मीडियन को कैसे फाइंड करेंगे आप यहाँ पे। ये रहा देखो मीन, मीडियन क्लास, और मीडियन क्या निकलेगा वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन है 5 नंबर का, फिर आगे हम सेक्शन डी की बात करेंगे। टोटल हमारा टाइम कितना हो गया, वाओ 40 मिनट्स हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, यदि किसी त्रिभुज एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। देखिए बच्चों, यहाँ पे सिद्ध करने के लिए आपकी जो परिमेय संख्या है ना, आप उसको पढ़िए। बस मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ, आपको सही आकृति बनानी है, सिद्ध करना है, रचना और प्रमाण ये करने होंगे, ठीक है, ये चीजें हैं। ओके, तो आप सॉल्व कीजिएगा, आपको जो दिया गया है, आपकी जो परिमेय होती है ना उसमें ये दिया गया, आप वहां से पढ़ लेना है इसको, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अगले सेक्शन की, जो कि रहेगा हमारा सेक्शन नंबर ए। हर एक का मैं सेक्शन ए निकाल लेता हूं, आंसर का भी और इसका भी, ताकि फिर ज्यादा दिक्कत ना हो, एक ही बार मैं आपको समझा सकूं। सेक्शन ए, चलिए ये रहा देखो, ए आ गया हमारा। अब 3 क्वेश्चन है, 36, 37, 38 हमारे 4-4 नंबर के, ठीक है, देख लिए 4-4 नंबर के। अब 36 में है बच्चों कि मैन पावर की, ठीक है, मैन पावर की कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन में योगदान देने वाली मजबूत तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताओं के कारण भारत प्रतिस्पर्धी विनिर्माण स्थान है। बिल्कुल ठीक है। एक फैक्ट्री में टीवी सेट का उत्पादन हर साल एक निश्चित संख्या के समान रूप से बढ़ता है। इसने 6वें साल में 16,000 सेट और 9वें साल में 22,600 सेट बनाए हैं। अब देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है, इस वर्ष में उत्पादन 29,200 सेट है, ठीक है। तो क्या निकालना है आपको, इस वर्ष में जो उत्पादन रहेगा, ठीक है, 6वें में 16,000 था, 9वें में 22,600 हुआ, तो अगले किस वर्ष में 29,200 सेट उत्पादन होगा। 8वें वर्ष के उत्पादन को याद कीजिए, तो यानी कि 9वें से पहले, ठीक है ना, 9वें से पहले 8वें में कितना था, और 2200 जो 29,200 है ये कब होगा। तो आ जाइए निकालते हैं। देखिए A6 = A5 प्लस में 5D, तो 16,000 प्लस में A9, ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड है A6 और ये A9, ये हमारा टाइम पीरियड जो दिया गया है। A प्लस में 8D, तो ये कितना हो गया हमारा 22,600। तो A कितना निकलेगा हमारा 5,000 और D निकलेगा हमारा 2,200, ठीक है। तो पहले के लिए क्या बोलेंगे कि 29,200 मतलब 50,000 प्लस n-1 इंटू 100, तो n कितना निकल गया, n निकल गया हमारा 12। तो दूसरे के लिए हो जाएगा, मतलब कि ये जो हमारा टाइम पीरियड है कि 29,200 सेट किस में होंगे, 29,200, तो ये होंगे हमारे 12th में, ठीक है। और उसके बाद कि A8 के लिए 5,000 प्लस में 7 = 2,200, कितना हो गया 20,400। तो 8वें वर्ष में कितना होगा, तो 8वें साल में होगा 20,400, ठीक है, कितना हो गया 20,400। एक अथवा दे दिया गया बच्चों आपका कि पहले 3 वर्षों के दौरान उत्पाद ज्ञात कीजिए, 7वें और 4थे वर्ष के दौरान उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे सारी चीजें दी गई, आप चाहो तो इसे पढ़ लेना। हम सीधे अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लो, ये आपकी केस स्टडी है और ये आपके क्वेश्चन है दोनों के दोनों, जिसे हमें सॉल्व करना है। इन विच ईयर दी प्रोडक्शन इज 29,200, तो ये होगी आपकी 12th में, और जो 18th है 18th ईयर में ये होगा आपका 20,400। अब कैसे कैसे है, कैसे सॉल्व करना है, तो ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। ओके, ठीक है। अब इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं
अध्ययन 2 है हमारा, इसमें रेडियो वगैरह की बातें की गई हैं। सीधा हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी है, उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, बिंदु ओ से बी के शिखर तक लगी तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए, बिंदु ये हमारा ओ है और ये हमारा बी है, तो ये जो शिखर है, इस शिखर की आपको लंबाई ज्ञात करनी है, कितनी है। आधार दे दिया गया है 36 सेंटीमीटर है और कोण भी हमें दे दिया गया है 45 है। ओके, तो अब हमें बस देखना ये है कि क्या बोलते हैं, ये जो है वो कितना रहेगा। और ए बी की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो ए बी है ना, ये तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम ये पूरा निकालेंगे, पूरे में से हम फिर पहले पी बी को निकाल लेंगे और फिर ए बी मतलब पी बी को माइनस करेंगे तो निकल आएगा ए बी आराम से, है ना। तो आ जाइए निकालते हैं। देखिए, बी ओ जो है ये हमारा निकलेगा 24√3 सेंटीमीटर, ठीक है। 37 का जो हमारा ये वाला है, एक सेकेंड, ये जो बी ओ है हमारा, ये कितना निकलेगा, बी ओ बी के शिखर तक लगी लंबाई की ज्ञात कीजिए, ठीक है। बी ओ ये निकलेगा √24, मतलब 24√3 सेंटीमीटर, और बीपी कितना निकलेगा, तो 12√3 सेंटीमीटर, ए पी इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी में बी में ही अथवा था कि त्रिभुज ओ पी बी, इसका क्षेत्रफल निकालो, तो ओ पी बी का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, ए बी इक्वल टू ए पी माइनस बी पी, तो 36 माइनस में 12√3 सेंटीमीटर। ओके, अब तीसरा था कि टावर के पात के खंड को ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो क्या होगी इसकी ऊंचाई, ए पी इक्वल टू 36, यानी कि पूरी जो है ए पी ये 36 हो गई आपकी, ठीक है। अब इसी का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, यहाँ पे ये 32 है, आप इसे चाहो तो पढ़ लो, ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, बस हमारे जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये आपकी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ये दिया गया है इजीली बच्चों। ओके, यहाँ से रीड आउट कर लीजिए। और रही बात इसके आंसर की, तो आंसर आपका यहाँ पे ये रहेगा तीनों के तीनों क्वेश्चन का। ओके, ये तीनों क्वेश्चन है और ये तीनों क्वेश्चन का आंसर है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों। ग्राफ दिया गया है, ये हमें पढ़ना जरूरी है। देखिए क्या दिया गया कि जगदीश के पास एक खेत है जो एक समकोण त्रिभुज ए क्यू सी के आकार का है। वह खेत के अंदर वर्गकार पी क्यू आर एस के रूप में गेहूं उगाने के लिए और शेष जगह सब्जियां उगाने के लिए, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, छोड़ना चाहता है। खेत में ओ के रूप में चिन्हित एक खंबा है, ठीक है। तो अब आपको ये सूचना दी गई है, इसके आधार पे आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले ओ को मूल बिंदु मानकर पी और क्यू के निर्देशांक -200 and 0 पी क्यू आर एस एक वर्ग के होने के कारण आर एस के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले आप देखिए पी क्यू कहाँ दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा जब आप जूम करेंगे, देखिए यूट्यूब में फंक्शन होता है कि आप टेक्स्ट तक जूम कर सकते हैं, तो कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें जो पी क्यू है वो दिया गया है -200 और 20, ठीक है। तो पी क्यू हमारा कहाँ है, ये देखो, ये रहा हमारा पी क्यू, ठीक है। ये पी क्यू है हमारा 200 और माइनस में 200। अब उसके बाद में यहाँ पे हमें पी क्यू आर एस एक वर्ग होने के कारण, तो आर एस का निर्देशांक, यानी कि देखिए पी क्यू आर एस, तो ये जो है ना आपका एस आर, यानी कि आर एस, आपको इसका मान निकालना है। तो इसका क्या मान रहेगा, तो देख लेते हैं क्या मान होगा इसका। देखिए आर जो है वो हमारा 200 और 400 निकल आएगा, और एस हमारा -200 और 400 निकलेगा। कितना, आर 200 और 400 निकल गया, और एस हमारा -200 और 400 निकल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है बच्चों कि वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल तो बहुत आसान है, पी क्यू इक्वल टू 400 इकाई, तो क्षेत्रफल हमारा पी क्यू आर एस का कितना होगा, 16,000 वर्ग इकाई। कितना, 16,000, एक सेकेंड, 16,000 नहीं, 1,60,000, वही तो कहूँ, ये कम कैसे हो रहा है, 1,60,000 ये वर्ग की इकाई निकल जाएगी। ओके, फिर यहाँ पे क्या था कि पी आर की लंबाई क्या है, तो पी आर की लंबाई देखेंगे तो पी क्यू है 400 इकाई, तो पी आर कितना हो जाएगा, पी आर कितना हो गया 400√2, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसी का यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, यदि बिंदु एस रेखाखंड सी को अनुपात के अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो के का मान क्या होगा, यदि बिंदु ए के निर्देशांक 200 और 800 है। तो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये रहा बच्चों, सी निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, -600 और ए कितना होगा 2000, मतलब 200 से 8000 दिया गया है, 200 से 8000, तो 400 जो कि सी दिया हुआ है, 0 × 1 प्लस में 800 प्लस के प्लस में 1, तो के का मान आपका 1 निकल के आ जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, मतलब सिद्ध कर दिया बेसिकली हमने। ओके, अब इन्हीं क्वेश्चन को आप इंग्लिश मीडियम में देखिए, ये आपकी केस स्टडी 3 है और इसके क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे करने हैं ये आपके क्वेश्चंस हैं। और इस क्वेश्चन की रही बात आंसर की, तो आंसर आपका यहाँ पे ये आ जाता है 38 का। ओके, अब आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ें दी गई हैं।